अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द एक्लेसिया कार्डिया। इसको हमने मेडिसिन में भी देखा हुआ है और बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। हम यहाँ पे फर्स्ट एड यूएसएमएल बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देखेंगे और इसका जो एमसीक्यू आया हुआ है इसके 21 का हम उसको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इसके नॉर्मल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर के नॉर्मल हम जो खाना खाते हैं वो कैसे स्वेलो होता है। आपको पता है कि उसमें ईसोफेगस के अंदर जब खाना जाता है तो माइंटेरिक प्लेक्सिस होता है एक, जिसको हम आवर बैच प्लेक्सिस भी कहते हैं। इसके अंदर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी रिलीज़ होता है जो रिलैक्स रखता है इसोफेगस को, और जो लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर होता है उसको रिलैक्स करता है। तो जब वो रिलैक्स होगा तो फिर ही हमारा खाना जो है वो इसोफेगस से स्टमक में जाएगा। नॉर्मली ये होता है। लेकिन अगर वो रिलैक्स नहीं होगा तो खाना नीचे इसोफेगस से स्टमक में नहीं जा पाएगा। तो एक्लेजिया में अगर आप देखें तो क्या हुआ है कि वो जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स थे वो डीजनरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि पेरिस्टाल्सिस वीक हो गई है, एब्सेंट हो गई है, और फूड जो है वो नीचे नहीं जा पा रहा, क्योंकि नीचे जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है इसोफेगस और स्टमक के दरमियान में वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा, वो कंट्रैक्टेड हो गया हुआ है, जिसकी वजह से इसोफेगस से स्टमक में खाना नहीं जा पा रहा। खाना अब इसोफेगस में जमा होने लग जाएगा। जब वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होगा तो फिर पेशेंट को ऑब्वियसली वो खाना बाहर आने लग जाएगा, फिर जब उसने नीचे ही नहीं जाना क्योंकि स्फिंक्टर ही बंद है। तो एक्लेजिया में एक्चुअली ये कंडीशन होती है। इट इज़ अ मोटिलिटी डिसऑर्डर ऑफ द इसोफेगस इन विच द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स प्रॉपर्ली ड्यूरिंग स्वेलोइंग। नॉर्मली व्हेन द पर्सन स्वेलोज तो क्या होता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं मेरेंटेरिक, जिसको हम माइंटेरिक को और बिग प्लेक्सिस भी कहते हैं। वो जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड और वीआईपी रिलीज़ करते हैं, विच इज़ एक्चुअली द पेप्टाइड, ठीक है। तो विच रिलैक्सेस द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। तो फिर क्या होगा, खाना जो है वो नीचे चला जाएगा स्टमक में। लेकिन एक्लेजिया में क्या होगा, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एबनॉर्मली कंट्रैक्टेड रहता है। अब जब वो रिलैक्स नहीं होता तो फूड कैन नॉट बी पास टू द स्टमक, और फिर क्या होगा कि फूड विल बी एक्यूमुलेटेड अबव द ऑब्स्ट्रक्टेड स्फिंक्टर। एसोफेगस प्रोग्रेसिवली डायलेट करना लग जाएगा और फिर जो है प्रॉब्लम आएगी। अब क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी, ऑब्वियसली पेशेंट कहेगा पता नहीं खाना, मतलब उसको क्या पता कि मेरा लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर जब रिलैक्स नहीं हो रहा, उसको क्या पता कि मेरे न्यूरॉन्स ख़राब है, उसको तो नहीं पता ना। लेकिन क्या हो रहा है कि बस उसको ये पता है कि खाना नीचे नहीं जा रहा, ऊपर ही फंसा हुआ है। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो है वो उसे खाए नहीं जाएंगे, उसको चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा। जब उसका खाना ही नहीं नीचे जाएगा तो क्या उसको लगना है, तो वेट लॉस ही होगा ना। फिर ऑब्वियसली जब वो रात को सोया होगा तो एकदम से खाना जो जमा हुआ था इसोफेगस में वो बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, रिगर्गिटेशन होगी जिसको हम कहते हैं। और फिर क्या होगा, रात के वक्त सोया होगा उसको खांसी शुरू हो जाएगी, और फिर वो क्या होगा, क्यों होगा खांसी, क्यों होगी, उसकी जो खाना जो था ना वो अब निकल के ना ट्रेकिया की तरफ जाने लग जाएगा, मतलब कि जो सांस की नालियाँ हैं उसकी तरफ, लेरिंग्स की तरफ। तो फिर क्या होगा, खांसी शुरू हो जाएगी उसको रात के वक्त, और अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना वो रिगर्गिटेशन होने लग जाएगी उसकी। अब क्रोनिक इरिटेशन जब इसोफेगस की चल रही है कि इसोफेगस जो है ना उसको उसके ऊपर क्रोनिकली खाना लगी जा रहा है, तो अल्टीमेटली वहाँ पर इसोफेजियल कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाएगा। तो clinically, the patient develops progressive dysphagia to both solids and liquids, and mechanical obstruction such as esophageal cancer usually causes dysphagia first to solids and later to liquids. तो ये बहुत important है कि जो होती है ना इसोफेजियल कैंसर, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसी को खाना जो उसका बाहर आ रहा है, डिस्फेजिया हो रहा है, वो इसोफेजियल कैंसर की वजह से या इंक्लेजिया की वजह से, क्योंकि दोनों में वेट लॉस होना है, दोनों में वेट लॉस होना है। तो हमें कैसे पता चलेगा, जो होता है ना इसोफेजियल कैंसर उसमें पहले सॉलिड्स को डिस्फेजिया होता है, फिर लिक्विड्स को होता है। लेकिन एक्लेजिया में शुरू में ही दोनों के दोनों सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों इफेक्ट होंगे। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पेशेंट बताएगा ना मुझसे खाना खाया जाता है ना मुझसे पानी पिया जाता है। पेशेंट बताएगा कि रात को जो है मेरा खाना बाहर आने लग जाता है, मुझे खांसी शुरू हो जाती है और मेरा वज़न बहुत गिर गया है, मुझे छाती में बहुत अजीब महसूस होता है जैसे कुछ है पड़ा हुआ, और खाना बाहर आने लग जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो है ना सीन है। अब कॉजेज़ क्या है, क्यों हो जाता है एक्लेजिया? नॉर्मल बंदे को तो नहीं होता ना, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है कॉज के, नहीं पता क्यों हो गया एक्लेजिया, इडियोपैथिक। मोस्ट कॉमनली यही होता है कि पता नहीं क्यों एक्लेजिया हो गया, क्यों ये न्यूरॉन्स काम करना छोड़ गए। दूसरे सेकेंडरी एक्लेजिया होता है जिसमें चागास डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है, एक पैरासाइट होता है
जो कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया जो मेंटरिक प्लेक्सिस को होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। और दूसरे क्या हो सकते हैं कॉजेज़? कैंसर्स। कैंसर्स जो है वो अगर हों तो वो क्या करते हैं, इन प्लेक्सिस जो है इन नर्व्स को ख़राब कर देते हैं। सो मोस्ट केसेस आर इडियोपैथिक बट सेकेंडरी एक्लेजिया कैन अकर इन चागास डिजीज़। अब चागास डिजीज़ किस पैरासाइट की वजह से होती है? ट्रैपैनोसोमा क्रूजी की वजह से। ये पैरासाइट क्या करता है? ऑटोनॉमिक गैंग्लिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंक्लूडिंग द मेंटरिक प्लेक्सिस, जिसकी वजह से फिर ये एक्लेजिया का इशू आता है। नाउ हाउ वी विल डायग्नोज? तो ऑब्वियसली पेशेंट आपको बता रहे हैं ना मुझे ये मसला है, और आपने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री एग्जामिनेशन कर ली, अब आपने डायग्नोज कैसे करना है? तो उसके लिए दो चीज़ें हैं, एक तो आप इसोफेजियल मैनोमेट्री करते हो और दूसरा बेरियम स्वैलो करते हो, ठीक है। हम पेशेंट को क्या करते हैं, देखने के लिए इसोफेगस को उसको खाने के लिए देते हैं, ठीक है, बेरियम। बेरियम जो वो खाता है फिर हम उसकी इमेजिंग लेते हैं चेस्ट की, तो हमें वो बेरियम जहाँ जहाँ जाके जमा होता है वहाँ वहाँ हमें नज़र आ जाता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्योंकि नीचे वाला इलियोर इसोफेजियल स्फिंक्टर बंद है तो सारा खाना ऊपर ही जमा होने लग जाएगा, उसमें बेरियम जो है, ठीक है। तो वो बेरियम जो है वो जब ऊपर हो जाएगा तो नीचे एक बीक सी बन जाएगी जिसको हम कहते हैं बर्ड बीक अपीयरेंस। इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू डायलेटेड इसोफेगस। ये मैं बताएगा कि इसोफेगस डायलेटेड है, वो नीचे से रास्ता बंद है। और दूसरा क्या है? मैनोमेट्री, इसमें हम प्रेशर मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रैक्ट हुआ है तो उसका प्रेशर ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। तो हमें यही बताएगा इसोफेजियल मैनोमेट्री से, हमें ये पता चलेगा कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इज़ कंट्रैक्टेड, और ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है इसके लिए। सो डायग्नोसिस इज़ बेस्ट कंफर्म्ड विद esophageal manometry which shows low increased lower esophageal sphincter resting pressure। और दूसरा बेरियम स्वैलो में हमें क्या मिलेगा? बर्ड बीक अपीयरेंस। उसके बाद हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमने क्या करना है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ना उसको रिलैक्स करना है। तो हम या तो सर्जिकली उसकी उस स्फिंक्टर को काट सकते हैं जिसको हम कहते हैं सर्जिकल मायोटोमी, या हम ये कर सकते हैं कि बलून डाल के उस स्फिंक्टर को ओपन कर दें, इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक डायलेशन। या तीसरा ये है कि हम एक इंजेक्शन यूज़ करें जिसको हम बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन कहते हैं। एंडोस्कोप के थ्रू हम ये डालेंगे, इंजेक्शन देंगे पेशेंट को लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर पे, जिसकी वजह से वो टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाएगा। सो ट्रीटमेंट का मकसद क्या है? अब नाइट्रेट्स वगैरह भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो एक्चुअली उस स्फिंक्टर को रिलैक्स करें, लेकिन ऐसा कुछ उसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोई परमानेंट प्रोसीजर नहीं करते। तो उसके लिए ट्रीटमेंट क्या है कि हम सर्जिकल मायोटोमी करें, न्यूमेटिक डायलेशन करें, या एंडोस्कोपिक बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन से हम स्फिंक्टर को रिलैक्स करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द MCQ रिलेटेड टू दिस टॉपिक। A 40 years old man presents with difficulty of swallowing। 182 आप MCQ देखें तो एक देखें यंग बंदा है, इतना कोई बूढ़ा बंदा नहीं है। जब आपके पास बूढ़ा बंदा आएगा मोस्टली तो वो कैंसर का होगा, यहाँ पे यंग सा है तो कैंसर हो भी सकता है, इतना भी यंग नहीं है। लेकिन देखें अब उसको स्वेलोइंग किस किस की प्रॉब्लम कर रही है, सॉलिड्स की भी और लिक्विड्स की भी। तो अगर ये सिर्फ सॉलिड्स होता है ना कि पहले सॉलिड्स फिर लिक्विड्स, तो फिर हम कैंसर सोचते हैं। लेकिन देखें दोनों की इकट्ठी है कि दोनों चीज़ें उसकी नहीं जा रही क्योंकि नीचे से लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर बंद है। तो बेरियम स्वेलो जब हमने कराया तो देखिए बर्ड बीक अपीयरेंस भी मिल गई। सो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? दिस इज़ एक्लेजिया। इतना कोई आसान जो है ना MCQ था। तो ये देखें आपको फर्स्ट ये टॉपिक मिल जाएगा बुक से, आपने ये रीड कर लेना है इसको, जो कि हमने डिस्कस किया सब कुछ ये वही लिखा हुआ है। आपको डायलेटेड इसोफेगस भी दिखाया जा रहा है। तो फाइनली समराइज़ अगर हम करें तो ये सारी चीज़ है एक्लेजिया की। देखिए कितनी परेशान है वो, कि उस इतनी परेशान हुई हुई है, वेट लॉस हुई हुई है उसका, कितनी कमज़ोर हो गई हुई है क्योंकि उसका जो इसोफेगस है वो डायलेटेड है, उसका फूड जो है वो नीचे नहीं जा रहा क्योंकि उसका इसोफेजियल स्फिंक्टर बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि नॉर्मली उसकी पेरिस्टालसिस होनी थी लेकिन उसकी जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है मेंटरिक प्लेक्सिस की, उनकी डीजनरेशन हो गई है और नाइट्रिक ऑक्साइड और VIP जो है ना वो रिलीज़ नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जब हमने डायग्नोसिस इस तरह से किया मैनोमेट्री की और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट कर लिया। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक।